कन्हैया कुमार को चटा लगा, आपको कैसा लगा? मज़ा आया। और मैं चाहती हूँ कि ये मज़ा भारत का हर एक नागरिक, भारत का हर वो भारतीय ऐसे देशद्रोहियों को दे। कहीं ये तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को ये तो डर नहीं है ना कि कन्हैया कुमार हमारा पत्ता साफ कर सकता है? नहीं, डर होता, यदि आप कह रहे हैं ना कि विपक्षियों का भी डर होता है, हाँ। पर विपक्षी यदि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हो तो उनका डर हो। तो बस वही बात कहेंगे कि विभीषण राम भक्त था ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो वो कभी पूजा नहीं जाता। ये भी मालूम होगा कि एक बार केजरीवाल को भी चटा मारा गया था, वो सीएम बन गए। हाँ। और अभी कन्हैया कुमार को चटा मारा गया है, कहीं ये भी तो सीएम ना बन जाए। बहुत बड़ा सवाल आपने करा है। कन्हैया केजरीवाल को थप्पड़ मारे तो वो सीएम बन गए। हाँ अभी जी। वो जेल में है, ये भी तो बोलिए। तो आप सीधे सीधे ये कहना चाहती हैं कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा? बिल्कुल 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 वही बात है। खुशबू चौहान जी बीएसएफ की जवान थी, उनकी कही हुई ये बात है कि उन्होंने नारा कन्हैया कुमार ने लगाया था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो हम फिर उनके बात को दोहराएंगे तो वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा, और उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता जननायक में और मैं आपका सोनू राजा। आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव पे, जिसमें कि मौसम और दिल्ली का चुनाव, इस दोनों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। इसमें चुनाव में वोट से ज़्यादा, जनता से ज़्यादा थप्पड़ की गड़गड़ाहटें आ रही है और पूरा दिल्ली में ये गड़गड़ाहटें गूंज रही है। देखा जाए ऐसे तो बहुत सारे वीडियो मैं आप सब लोग देखे होंगे कि ये तो प्रचलन चलते आ रहा है कि नेताओं का थप्पड़ मारना, माला पहनाने के समय में भी थप्पड़ मारना, जूता फेंकना, तो ये सारी चीज़ें होती जा रही है। और आज उभरते हुए एक नेता के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसी दिल्ली में, जिस दिल्ली को आप देश का दिल्ली बोलते हैं, इसी दिल्ली में थप्पड़ मारा गया। और इसी अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू शेरनी खुशबू पांडे जी मौजूद है, और जिसे देश ने भी हिंदू शेरनी के नाम से उपाधि दिया, और आप भी हम उन्हें हिंदू शेरनी के नाम से जानते हैं। तो स्वागत है पांडे जी आपको जनता जननायक में। धन्यवाद। आप लगातार कन्हैया कुमार के विरोधी दिखती हैं, तो अभी अभी चुनावी यात्रा में कन्हैया कुमार को चट्टा लगा है, और इसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? कन्हैया कुमार को चट्टा लगा, आपको कैसा लगा? मज़ा आया। और मैं चाहती हूँ कि ये मज़ा भारत का हर एक नागरिक, भारत का हर वो भारतीय ऐसे देशद्रोहियों को दे। सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की विषय है कि हम जिसे देशद्रोही के नाम से जानते थे, जो 2016 में 14 में नारा लगाते फिर रहा था आज़ादी का, पता नहीं किससे आज़ादी चाहिए था देश आज़ाद होने के बाद भी। उसके बाद अफजल को गुरु मानकर अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे का इस्तेमाल कर रहा था। और 50 रुपये 100 रुपये महीना देने वाला, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला महंगाई का रोना रो रहा था। देश की अलग अलग कौम को बड़गलाने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग पंथों को लड़ाने की कोशिश कर रहा था, भारत को टुकड़े करने की बात कर रहा था। और ऐसा प्रत्याशी अगर हमारे बीच आके खड़ा हो गया तो पहले हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, और दूसरा जो इनको चाटा लगकर हुआ है ये तो खैर बहुत सही हुआ है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। बस इतना ही बोलेंगे कि ये चाटा लगने की वजह से कम अब तो लोगों को, अब तो नेताओं के सुने हैं कि नेताओं को अपनी इज्जत की नहीं पड़ी, और बार बार जिस तरह चाटे का हम लोग देखते आ रहे हैं, कभी ये नेता को पड़ा कभी वो नेता को पड़ा, तो उस तरह चाटा लगने के विषय में अब इनको समझ में आ जाना चाहिए कि इनकी इज्जत है नहीं, और एक देशद्रोहियों को कभी हमारे देश में पूजा नहीं जाएगा। तो जो हुआ सही हुआ। चलिए, तो इसमें आपको कहाँ तक लगता है कि भरी जनता में एक उभरता हुआ प्रत्याशी, उभरता हुआ नेता, और इसमें उभरता हुआ नेता, उभरता हुआ प्रत्याशी, आप ये कैसे कह सकते हैं? नेता तो उन्हें हम लोगों ने बना दिया, नेता उन्हें मीडिया वालों ने बना दिया। सर कैसे आप नेता बोल सकते हैं कि ये 40 साल का नौजवान जिसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, जब देखो जेएनयू में रहता है, ये अपने आप को नेता कहता है, जिसके पिता ने अपना बेटा कहने से इसको इनकार कर दिया, जिस कन्हैया कुमार ने भारत को तोड़ने का सपना देखा, जिस कन्हैया कुमार ने अफजल को गुरु बताया, जिस कन्हैया कुमार ने हमारे देश की सैन्य व्यवस्था पे उंगली उठाई, उन्हें बलात्कारी कहा दिया। अरे इससे बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात क्या होगी? वो हमारे बीच आके नेतृत्व कर रहा है, वो हमारा नेता बनेगा? अरे शर्मिंदा है हम इस बात के लिए
लिए। हम बिहार से हैं और बेगूसराय से भी कन्हैया कुमार लड़ता था और जोरदार का हार का सामना करना पड़ता हार था। का सामना करना और पड़ा। यहाँ से भी हार का सामना करना पड़ेगा। हार जीत की बात तो खैर चुनाव के बाद है। है, लेकिन उससे पहले जो ये दृश्य हुआ ये गलत है। लेकिन यदि आप दूसरी तरफ से एज ए प्रत्याशी के भाव में पूछें कि एक प्रत्याशी के साथ ये सही हुआ या गलत, तो वो किसी भी पार्टी से हैं, तो यदि उनका टिकट मिल गया और वो प्रत्याशी हैं तो ऐसा होना गलत है। लेकिन एक देशद्रोही के साथ ऐसा होना सही है और मेरे ख्याल से ये कम हुआ, इससे ज़्यादा होना था। चलिए, पार्टी से याद आया मुझे कि लोग और जनता इस घटना के बाद से तो बोल रही है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का हाथ है। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? बताते हैं, जिन्हें राजनीति नहीं पता, जिन्हें राजनीति का रॉ नहीं पता, और जिन्हें ये नहीं पता आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और जिन्हें पार्टियों के बारे में नहीं पता, वही ये सब बेतुका बयान देंगे। एक बात बताइए, एक समय था जब कांग्रेस का सत्ता हमारे देश में चला जाता था, मुखर्जी, बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस कहाँ गायब हुए आपको पता चल पाया? नहीं ना। तो यदि सत्ता हाथ में होती है ना, तो इंसान इतना पावरफुल होता है कि जो चाहे करवा सकता है। ठीक है, तो ये थप्पड़ मार के अपना नाम गंदा तो नहीं करवाएगी भारतीय जनता पार्टी, इतना भरोसा है। ठीक है, ये सब उचकानी हरकतें ये सब तो नहीं करवाएगी। बाकी हम युवाओं का ये भड़ास है जो कन्हैया कुमार के ऊपर निकला है, एक भाई ने निकाला है, ऐसे हजारों भाई खड़े हो जाएं तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव में ऐसे कन्हैया कुमार जैसे कोई देशद्रोही खड़ा होने का हिम्मत ना करे। अच्छा जी, तो आपको ये भी मालूम होगा कि एक बार केजरीवाल को भी चाटा मारा गया था, वो सीएम बन गए। हाँ। और अभी कन्हैया कुमार को चाटा मारा गया है, कहीं ये भी तो सीएम ना बन जाए। बहुत बड़ा सवाल आपने करा है। कन्हैया केजरीवाल को थप्पड़ मारे तो वो सीएम बन गए। हाँ अभी जी। वो जेल में है, ये भी तो बोलिए। पूरी बात भी बोलिए। हाँ हाँ, जेल तो में तो है। सीएम बनना वो बड़ी बात नहीं है कि आपको पोस्ट पे बैठा दिया गया, वो बड़ी बात नहीं है। आपने नायक मूवी देखी है ना, एक दिन के लिए सीएम बनता है और वही उसके पास इतनी पावर होती है कि भाई जो सीएम असली का रहता है उसी को जेल में डाल देता है ना। हाँ जी। तो हमारा देश सर्वमान्य है, हमारा संविधान सर्वमान्य है, हमारे देश का डेमोक्रेसी सर्वमान्य है। उसके अलावा हम किसी चीज को नहीं मानते। बस चलिए ठीक है, इतना तो आपने बता दिया। क्या दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे एक प्रत्याशी को भरी बाजार में चुनावी यात्रा के दौरान थप्पड़ मारना कहाँ तक सही है? अगर ये प्रत्याशी कन्हैया कुमार जैसा हो तो थप्पड़ नहीं चप्पल भी मारना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी बात आपने पूछा कि प्रत्याशी को, तो हाँ, एक प्रत्याशी को इस तरह थप्पड़ मारना गलत हो सकता है क्योंकि उसे एक पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। लेकिन इस पार्टी को भी समझना चाहिए कि आप टिकट किसे दें। आप टिकट एक देशद्रोही को दोगे और ये उम्मीद रखोगे कि जिसने हमारे भारत के सैनिकों को गालियां दी, उन्हें बलात्कारी बताया, जिसके पिता उसको बेटा मानने से इनकार करते हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करता है, जो हर वक्त पे आज़ादी के नारे लगाता है, जो हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश करता है, जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है, जो अफजल को गुरु मानता है, वैसे नेता को एक प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस सरकार खड़ी कर देती है, तो लोगों का तो गुस्सा उतरेगा ना भाई। नेता आप उनके हैं, उन पार्टी के नेता है, लेकिन आपके लिए जो नफरत हमारे मन में है वो तो रहेगा ना। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ हमारे में, तो बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, उन पे भी आरोप लगा था, उन पे भी अभी धारा 354 है, धारा 354D, धारा 354 के तहत कार्रवाई चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी केवल कांग्रेसों पे करवाती है, अपने आदमी को भी देखा जाता है। उत्तराखंड में भी एक बीजेपी विधायक थे जिन पे आरोप लगाता है उनके बेटे ने कि रेप किया है किसी ने, तो भाई उन पे भी कार्रवाई है। तो जो जहां से बीजेपी की गलतियां रहती है हम उनके विपक्ष में बोलते हैं। 2 बार मनोज तिवारी रहे हैं दिल्ली के सांसद, और तीसरी बार उनका आना इस वजह से भी अब कंफर्म हो रहा है क्योंकि उनके विपक्ष में एक देशद्रोही का चेहरा है जिसे देश की नागरिक कभी स्वीकार नहीं करेगी। चलिए, कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को ये तो डर नहीं है ना कि कन्हैया कुमार हमारा पत्ता साफ कर सकता है? नहीं, डर होता, यदि आप कह रहे हैं ना कि विपक्षियों का भी डर होता है, पर विपक्षी यदि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हो तो उनका डर होगा। अब बगल में आप देशद्रोही खड़ा करेंगे, और जो अभी भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, जो राम को काल्पनिक बता रहा था, वो आज हमारे बीच जय श्री राम बोल रहा है, आज हमारे बीच आके भारत माता की जय बोल रहा है, हम उसको वोट दे देंगे? नहीं ना। नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो कैसा है, और अभी चुनावी मुद्दे के लिए वो ये स्टंट निभा रहा है। अब इन बातों का एक ही बात कहेंगे, जो कन्हैया कुमार भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, जो कन्हैया कुमार राम को काल्पनिक बता रहा था, आज वही कन्हैया कुमार राम का नाम ले रहा है। आज वही कांग्रेस राम मंदिर जाने की बात कर रही है, राम मंदिर जाना चाह रही है। तो बस वही बात कहेंगे कि
विभीषण राम भक्त था ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो वो कभी पूजा नहीं जाता। तो बस बहुत बढ़िया लाइन है ये। हाँ। तो चलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर जनता मनोज तिवारी को बार बार क्यों चुने, तीसरी बार क्यों चुने? बदलाव भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव जरूरी। मैं कह रही हूँ बदलाव जरूरी है, आप बिल्कुल लाइए, वरना सत्ते में जो बैठे ना उनको लगने लगेगा भाई आप नीचे भगवान है। तो बदलाव लाइए, लेकिन बदलाव के लिए ये भी देखना जरूरी है कि आप विपक्ष में किसे लाएंगे। मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, नारा तो सब लगा रहे हैं, लेकिन मोदी हटा के किसे लाओ, ये किसी ने सोचा? भाई कोई बंगाल से प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, कोई दिल्ली का प्रधानमंत्री यहाँ से प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, कोई बिहार में बैठा वो बोलता है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई इधर से प्रधानमंत्री, कोई राजस्थान में बैठा वो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये लोग तो आपस में इन लोग का कंफर्म नहीं है, ये लोग सत्ता कैसे चलाएंगे कि भाई 6 महीने तुम, 6 महीने तुम, 6 महीने। इन्होंने देश को क्या अपने बाप की विरासत समझ रखी है कि आपस में बंटवारा करके खाएंगे और हम लोग मरेंगे। तो ये अब ऐसा नहीं हो सकता है। और रही बात मनोज तिवारी की कि वो तीसरी बार क्यों आएंगे, ये सवाल आप तब भी करते जब दूसरी बार चुनाव होने वाला था, तब भी आप ये करते कि दूसरी बार ही मनोज तिवारी क्यों आएंगे। उसका कारण था, दूसरी बार भी आने का कारण था उनका विकास, उनके किए गए कार्य। मनोज तिवारी इकलौते ऐसे सांसद है जो अपने इस सांसद निधि का 85% हिस्सा विकास में इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली के 41 गांव हैं जिनको गांवों से शहर में लाने का काम मनोज तिवारी ने किया। जब हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लागू था 2014 में, 61 करोड़ रुपए मंजूर करवा के सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण करवाया। दिल्ली में 3 केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, एक में अभी भी शिक्षा दी जा रही है, दूसरी में काफी गड्ढे हो रखे थे उनकी भरपाई चल रही है, तीसरे में मरम्मत चल रही है, स्ट्रीट लाइट लगवा रखी है, विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखी है, दिल्ली पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा रोड पे लगवा रखी है, सड़कों को जोड़ने का काम मनोज तिवारी जी अपने एरिया में किए मनोज तिवारी जी द्वारा कार्य हो रहे हैं। तो अब ये बताइए, देश इनको ना चुन के बदलाव में किसे लाए? एक देशद्रोही को लाए जो भारत तोड़ने की बात कर रहा था। क्या पता वो दिल्ली को तोड़ दे, दिल्ली में बैठा दे रोहिंग्याओं को। इनका तो काम ही यही है सर, सिर्फ आपस में। आपने देखा नहीं कश्मीर फाइल्स में क्या दिखाया, वही तो दिखाया है इनका असली चेहरा सर। जाइए फिर से देखिए, उसे समझ में आ जाएगा। ये हमारे देश कहीं ना कहीं ये तो गलत है कि देश को बर्बाद करने वाले के पीछे ही कन्हैया कुमार सपोर्ट कर रहे थे और आजादी पता नहीं किस बातों की मांग रहे, इसी देश का खाते हैं और इसी देश से आजादी। अब वही तो, और ये मनुवाद से आजादी चाहते हैं। एक बात बताइए, किस मनुवाद की बात करते हैं? ये बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। क्या ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा माना गया कानून मानेंगे? उन्होंने कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तभी करने दूंगा जब सभी के सभी मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाए। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। तो फिर ये बताइए भीमराव अंबेडकर को कैसे मानते हैं? इनको तो। और दूसरा नंबर बात कि भीमराव अंबेडकर को सनातनियों से नुकसान था, उनको उनसे डर था, इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सनातन धर्म छोड़ दिया। उस वक्त हमारे देश का माहौल इन्हीं कांग्रेसियों के द्वारा इस तरह बनाया गया था कि हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। जो आपको याद होगा 60 लाख हिंदुओं का इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकालीन जब हमारे देश में लगे थे, 60 लाख हिंदुओं का नसबंदी करवा दिया गया था। अच्छा, सोचिए सर, इन लोगों ने ऐसे कानून बना रखे थे, ऐसी मानसिकता बना रखी थी लोगों को, और उनसे आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को असलियत में ही जाने तो सबसे बड़े बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी ये कन्हैया कुमार जैसे हैं, उनके नीले कबूतर जो चंद्रशेखर आजाद के हैं। ठीक है, मगर ठीक है, इतनी बातें तो हुई, मगर कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को भी नहीं भूलना चाहिए कि कन्हैया कुमार के पार्टी में ये नारे लग रहे हैं कि जय कन्हैया लाल की, गोपाला गोपाल की, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो नहीं, क्या नहीं, कहेंगे आप? ये सब नारे वही लगा रहे हैं जो उनके आगे पीछे पाले हुए पिल्ले हैं, उनके अलावा कोई नहीं। देखिए, नारा आप कुछ भी लगा सकते, कोई भी लगा सकते इनके विरुद्ध। अगर आप कन्हैया कुमार की जगह कोई और पार्टी के ही, कांग्रेस के ही, लेकिन कोई और नेता होते तो शायद इतना नफरत भरी बोली हमारे मुंह से ना निकलता। लेकिन एक तरफ कन्हैया कुमार है। मैं एक बात बता दूं, आपने नाम लिया जय कन्हैया लाल की, आप ये गलती से मत सोचिएगा। हम हिंदू वही हिंदू हैं जो विभीषण को जानते हुए कि वो राम भक्त था, लेकिन हमने उन्हें पूजने से केवल इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो उसने अपने भाई के साथ छल किया, अपने देश के साथ देशद्रोही का कर्म निभाया। तो आज हम कन्हैया कुमार को कैसे समर्थन कर सकते हैं? जब हम विभीषण के नहीं हुए तो हम इस कन्हैया कुमार के कैसे हो सकते हैं? केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदू है, केवल इसलिए क्योंकि
क्योंकि वो बिहारी है, जिसने अपने हिंदू होने पे शर्म कर रखी हो, जिसने बिहारी होने पर कलंक लगा रखी हो, आप इनको शेर का उपाधि देते हैं। आप इनके रैलियों में इस तरह के नारे लगाते हैं। अरे लगाने दीजिए सर, बेगूसराय में भी ऐसे हजारों नारे लग रहे थे। क्या हो गया देख लिया ना। जनता पता है इनकी औकात क्या है। जब बिहार में नहीं जीत पाए तो दिल्ली में क्या जीत पाएंगे। अपना केंद्र है ये, अच्छा। यहाँ से जीतने ही नहीं देंगे। ठीक है, चलिए पांडे जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि कन्हैया कुमार के मैनिफेस्टो में छिनैती, चैन चोर, मोबाइल चोर, पॉकेट मारने की, ये इस सब की सुविधा देने की बात की हाँ, गई इन है, सबसे तो बचना। जनता क्यों नहीं चुने इन्हें? हाँ, मतलब आज ही नींद खुला नहीं ये कन्हैया कुमार। इनको जरा हम याद दिलाएं, जब निर्भया का कांड हुआ था, जब निर्भया का बलात्कार किया गया था, तब पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। और इतना ही नहीं, जब उनके समर्थन में, निर्भया के समर्थन में दिल्ली की लड़कियों ने कैंडल मोर्चा निकाला था, तब इसी शीला दीक्षित की सरकार ने उन पे आंसू गैस फेंकवाए थे। और इन्हीं रेपिस्टों को, इन्हीं बलात्कारियों को समर्थन दे के, प्रोत्साहन दे के केजरीवाल ने 5,000 रुपये और सिलाई मशीन दे के देश से बाहर कर दिया। जो कांग्रेस समर्थन कर रहा था फिलिस्तीन में कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, इजराइल में इतनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए गए, उनका व्यवहार नहीं आया, उनको याद नहीं आया। ये मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं। आपको पता है मणिपुर में कितनी बार कोशिश की गई है कि वहाँ पे सरकार जाए, वहाँ पे काम करे, लेकिन वहीं की कुछ लोगों के द्वारा, जो कांग्रेस के बरगलाए हुए गुंडे हैं, उनके द्वारा वहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि माहौल हाथ में नहीं बन पा रहा था। तो वो उस मुद्दे पे टैग कर रहे हैं। जो अपने पिता को इंसाफ नहीं दिल पाया, आपको लगता है कि उस देश की महिलाओं को इंसाफ दिलवा पाएगा? आपको लगता है कि वो देश में चोरी, छीन झपटी, देखिए सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब छोटी मोटी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है इन सब से देश के नागरिक खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके लिए आर्मी नहीं आएंगे ना, इसके लिए पुलिस वाले नहीं आएंगे ना, इसके लिए आपको अपना सुविधा खुद आप कर सकते हैं। लेकिन जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्या आप उनके लिए सुविधा वो खुद कर सकती हैं? उसके लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे सरकार के द्वारा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में उठाए गए। एक समय था जब देश में, उत्तर प्रदेश में लड़कियों के खुलेआम बलात्कार हो जाते थे और वहाँ के नेता मुलायम सिंह यादव जैसे और उनके बेटे ये बयान देते थे, अरे जवानी में लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। उनके बेटे कहते थे केवल मुस्लिम बहनें हमारी बहन है, औरतें हमारी बहनें हैं, उसके अलावा हमें किसी से मतलब नहीं। तो सर ऐसी मंशा रखने वाले इंडिया अलायंस में ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन बना के रखे हैं, आपको लगता है ये देश कल्याण में, देश हित में कुछ कर सकते हैं? मैनिफेस्टो लाने का इनका साफ मकसद है। एक तो कांग्रेस के द्वारा आई ही गई है, जिसमें पता चल गया है कि मरने के बाद भी हम अपनी संपत्ति पे अपना हक नहीं जता सकते, विरासत देनी पड़ेगी भाई सरकार को, और सरकार आपका पूरा % देगी किसको? विशेष समुदाय को। मतलब कि हमारा पैसा सरकार लेके उन्हें देगी। क्या है सर, ये दोगलेबाजी है, इसको मैनिफेस्टो नहीं कहते हैं। ये देश के नागरिकों को बुड़बक बनाने की एक साजिश है, और इस पे देश की नागरिक अब बुड़बक नहीं बनेगी, बहुत 70 साल तक बहुत बन गई। तो आप सीधे सीधे ये कहना चाहती हैं कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकले? बिल्कुल 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 वही बात है। खुशबू चौहान जी BSF की जवान थी, उनकी कही हुई ये बात है कि उन्होंने नारा कन्हैया कुमार ने लगाया था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो हम फिर उनके बात को दोहराएंगे, तो वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा, और उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जनता जननायक में। और आप अभी देख रहे थे हिंदू शेरनी खुशबू पांडे जी को। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।